जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, वो बेंच जो होगा सबसे पहली जो सुनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल केस, वो होगा इस अमेंडमेंट के खिलाफ ही। अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, खास तौर पे जो चीफ जस्टिस है उसकी सीट ने किस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। साल बाद, 6 महीने, 8 महीने बाद कहेंगे 27वीं भी लेकर आओ तरमीम, क्योंकि उसके अंदर 26वीं में क्लैरिटी नहीं आ रही। या तो ये होता है ना कि अदलिया जो थी वो इतनी पावरफुल होती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का जो दबाव आता है उसको बर्दाश्त करती या उसको कोई काउंटर करने की कोशिश करती, वो हमें नहीं नजर आया। क्योंकि 26वीं तरमीम में जो जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीके हैं वो उससे बहुत मिलते जुलते हैं जो कि 18वीं तरमीम के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए थे। पाकिस्तान की जो तारीख रही है ना, उसमें पक्की नौकरी वाले जो होते हैं ना, वो आमतौर पर किसी के नहीं होते। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, द बेयर में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं आज डॉक्टर फहद अली सर। थैंक यू सो मच, आपका शो है, आज मुझे आपने जहमत दी होस्ट करने के लिए। अली जो है आपको पता है ज़रा आज निकले हुए हैं कहीं, और हाँ। लोगों को हम उसकी उसकी जो हिडन सीक्रेट्स हैं वो बाद में बताएंगे कि अली किधर है। लेकिन आज का शो जो है वो मैं आपके साथ करूंगा, और उसके अंदर हम बेसिकली जो बात करना चाह रहे हैं वो ये सारा जो मामला आईनी तरमीम का हुआ है। गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो गई है, बट वो कामयाबी है क्या? वो किस तरफ मुल्क जा रहा है, किस तरफ अदालतों का सिनेरियो है, चीफ जस्टिस साहब कौन बनेंगे, अफरीदी साहब आया आके कुछ चेंज करते हैं, नहीं करता है, वो आ भी रहे हैं नहीं, और उसके साथ साथ हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर के ये करके उन्हें मिला क्या? हम तो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज आप हमें बताएंगे कि क्या सारा सीन चल रहा है। थैंक यू असद। मुझे नहीं पता कि मैं कंफ्यूजन में इजाफा करूंगा या उसको क्लियर करूंगा। इजाफे से ही क्लैरिटी आती है। हाँ, ये बात सही है। ये बात नहीं, देखिए, आई थिंक कि एक तो ये जो कुछ सिलसिला चल रहा था कि जी अच्छा, एक हमने जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था 26वीं तरमीम के हवाले से, कि जो एक शक पाया जाता है कि जी जो नई आने वाली, अगर चीज़ों को उसी तरह से कंटिन्यू रखा जाए, तसलसल उसी तरह से जारी रखा जाए जिस तरह से हमेशा से तारीखी तौर पे चलता आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज बन जाए, तो जो नई लीडरशिप इमर्ज करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो शायद इतनी कोऑपरेटिव ना हो इस हुकूमत के साथ। तो एक डर ये था कि जी अच्छा वो है, लेकिन मेरे ख्याल में अब उस वक्त भी हमने तो उसको बिल्कुल उसके इमीडिएट तनाजुर में डिस्कस किया था कि ये क्या, और ये बात मेरे ख्याल में कुछ हद तक दुरुस्त भी है कि शायद जो है वो हुकूमत का कॉन्फिडेंस जो है नई आने वाली लीडरशिप पे, अगर वो वही रहती जो कि अगर अमेंडमेंट ना आती, तो उसके ऊपर उसकी तरफ से कोऑपरेशन जो थी वो शायद वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में कि इसके एक तारीखी पस मंज़र भी है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल। कि वो ये कि जी अच्छा, एक तारीख रही है ना कि लॉयड्स मूवमेंट के बाद जब हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिस पे हमने पहली दफ़ा सुना कि जी और मुल्क के हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आ गया कि जी अब हमारी अदलिया जो है वो आज़ाद हो गई है, क्योंकि वो एक स्ट्रगल से निकली थी। जस्टिस मोहम्मद इफ्तिखार चौधरी ने जिस तरह एक डिक्टेटर के सामने वो खड़े हो गए और फिर उनको निकाला गया और फिर वो रेस्टोरेशन हुई और वो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी चली गई। तो ख्याल ये था कि जो जुडिशरी जो बहुत अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के ताबे समझा जाती थी, वो अब ज़रा इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकेगी और ऐसे फैसले सुना सकेगी या सुनाएगी जो कि कानून और आइन के मुताबिक हों। तो हमने देखा कि हिस्ट्री ऐसी नहीं है, बल्कि आज के डॉन के अंदर खुर्रम हुसैन ने बहुत अच्छा आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये देखा कि हिस्ट्री ऐसी नहीं रही। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके ऊपर जिस पे लोग जो है वो सर खुजाते ही रह गए कि जी अच्छा, ये अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस है उसकी सीट ने किस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। मतलब किसी टेक्निकलिटी के ऊपर आपने एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया, उसके खड़े होने तक उसको सजा सुना दी और उसको दफ्तर से निकाल दिया। फिर स्टील मिल की पहले प्राइवेटाइजेशन थी, उसको अनडू कर दिया। रिको डिक के अंदर आपने करप्शन के इल्जामात लगा के कर दिया। आपने फिर एलएनजी की डील आई, उसके ऊपर आपने इल्जामात लगा के कर दिया। तो इन सब बातों का पाकिस्तान को बहैसियत इकोनॉमी और एज अ मुल्क फ़ायदा नहीं पहुंचा, बल्कि नुकसान ही पहुंच सका। तो एक ये था, और फिर दूसरी बात यह कि फिर आपने एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर को निकाला, केस किसी और चीज़ पे चला था, वो आपको एविडेंस नहीं मिला। फिर ये कि जी अच्छा, जो केसेस आपने खुद भी शुरू किए, कि जैसा एलएनजी के करप्शन का केस शुरू किया, रिको डिक के ऊपर करप्शन का केस किया और इस पे कहा कि जी अच्छा, इस पे करप्शन हुई है ज़्यादा बेतहाशा, और ये इससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लेकिन आपके खुद जो चलाए हुए केसेस थे उसमें आप एक ढेले की भी करप्शन नहीं प्रूव कर सके, और बिलाखिर जो जिन सब लोगों को इसके ऊपर जेलों में भी जाना पड़ा, वो सारे जेलों से बाहर निकल आए। और इसी में तारीखी पस मंज़र डिस्कस हो रहा है, तो इसी साल जो एक और चीज़ हुई है वो भी अदलिया के इसेंशली खिलाफ जाती है, जब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हैंगिंग थी, फांसी थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एडमिट किया अंडर काजी फैज़ बेंच की जी जी वो गलत हुआ था। जी तो बिल्कुल। वो भी एक डिस्क्रेडिट होती है उससे बात। बिल्कुल।
तो ये हमें हमें अदलिया जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस के बाद भी कोई हमें ऐसे डिसीजंस नहीं लेते हुए नजर आती कि जी जिस पे हम ये कह सकें कि अच्छा ये वाकई एक आज़ाद अदलिया है। हमें उसमें लगता है कि जी जो इश्यूज हैं पर्सनल ईगोज के कि जी अच्छा किसी को डैम बनाने का शौक चढ़ गया तो वो डैम फंड उसने कहा कि मैं डैम की चौकीदारी करने में लग जाऊंगा। अस्पताल के छापे, अस्पताल के छापे जो है इतना बड़ा इदारा है वो PKLI जो है, और मैं तो जाती तौर पे लोगों को जानता हूँ जहाँ पे वो बहुत और ज़ाया हुआ है वो। जी बिल्कुल वो, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पे। हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत से जितना मर्जी इख्तलाफात रखें, लेकिन जो कुछ उन्होंने अच्छे काम किए, जो PKLI को जिसमें मैं एक अच्छा काम शुमार करता हूँ, वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वहां पे इलाज कराया और बहुत रीजनेबल दामों के ऊपर इलाज कराया। तो यहाँ पे जब इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनते हैं, उनको सिर्फ आपने अपनी ईगो के ऊपर, या आप यही कह सकते हैं कि कुछ जाती अनाद था शायद जिसकी बिना के ऊपर आपने उनको दबाने की कोशिश की या इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की, तो हमें अदलिया जो है उसका किरदार जो है वो बहुत मुस्बत किस्म का नजर नहीं आता वो हमें। तो अब यही है कि जाहिर बात है कि अब होता ये था कि जी अच्छा हमेशा से ये बात ये कही गई कि जी अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ताबे है, अनाद आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आपने जूते की नोक पे रखा सियासतदानों को और क्या कहते हैं ये डंडे के जोर से उनको दबाने की कोशिश की। तो या तो ये होता है ना कि अदलिया जो थी वो इतनी पावरफुल होती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का जो दबाव आता है उसको बर्दाश्त करती या उसको कोई काउंटर करने की कोशिश करती, वो हमें नहीं नजर आया। बल्कि ये नजर आया कि जी सियासतदानों के ऊपर जो है या उनकी हुकूमतों को फारिग करने में या उनकी पॉलिसियों के खिलाफ डिसीजन देने में आगे आगे होती थी। तो एक रिएक्शन तो आना ही था, ठीक है, एक कुछ ना कुछ कोर्स करेक्शन करने की पॉलिटिशियंस ने कोशिश करनी थी। ये शायद काम जो था ये शायद पिछली हुकूमत में भी हो जाता, 2008 से 13 तक, या 2008 से 2018 से 22 तक की जो इमरान खान की हुकूमत थी, अगर इमरान खान की हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होती तो मेरा ख्याल था कि शायद ये अमेंडमेंट, इस तरह की कोई मिलती जुलती अमेंडमेंट उस टाइम पे भी आ सकती। लेकिन इमरान खान वगैरह का इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी उस वक्त शायद, और वो पीपल्स पार्टी से नहीं कोऑपरेट करना चाहते होंगे, तो वो इस तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं आई। लेकिन ये अमेंडमेंट अब जो पार्लियामेंट आई है इलेक्शंस के बाद, तो ये अब एक मौका था कि जी जिसमें पहले वो ये था कि जी अच्छा कि जो इंडिपेंडेंट अरकान आए हैं उनको उनके थ्रू हुकूमत के नंबर्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो फिर उन्होंने बिल आखिर मौलाना से मुलाकात करके कोई 1-1.5 महीने का लंबा ये प्रोसेस चला। इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, 6 हफ्ते का प्रोसेस कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस में मौलाना को बनाने में कामयाब हो गया। 18वीं तरमीम में 9 महीने लगे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो 18वीं के अंदर जो चीज उन्होंने की थी वो 19वीं में चेंज हो गई थी, और अब 26वीं में जाके वापस उसी तरह का मोर और लेस मॉडल बन रहा है। जी, और 19वीं तरमीम में बहुत थोड़े से अरसे में पास की गई थी, और वो भी उसमें भी देखें अदलिया का किरदार जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रेट उस वक्त ये थी कि जी अगर जजेस को ये इख्तियारात ना दिए, क्योंकि 26वीं तरमीम में जो जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीके हैं वो उससे बहुत मिलते जुलते हैं जो कि 18वीं तरमीम के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए थे। और ये तो एक बात यार ये कह सकते हैं कि जी सियासतदानों का, पीपल्स पार्टी का तो ये एक हिस्टोरिकल पोजीशन है कि जी अच्छा ये काम हमने इस तरीके से करना है। और नून लीग जो थी उस वक्त साथ नहीं थी, अब साथ मिल गई है। तो उस वक्त जो था ये, उस वक्त भी जो अदलिया का किरदार था वो यही था कि जी एक थ्रेट रखी गई थी कि अगर आपने ये जजेस को ये इख्तियार ना दिया कि वो खुद से अपने आप को अपॉइंट करें, ठीक है, और या सीनियर मोस्ट के प्रिंसिपल को आपने कॉम्प्रोमाइज किया किसी तरीके से या उसको चेंज करने की कोशिश की, तो हम पूरी की पूरी 18वीं तरमीम ही उड़वा देंगे। तो जाहिर बात है कि सियासतदान जो होते हैं वो जब इस तरह की जब टसल होते हैं तो वो फिर एक कदम पीछे हटने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं, ताकि वो ये जो बाकी सारा अच्छा काम किया है वो ज़ाया ना जाए। तो लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जी उसमें 9 महीने लगे थे, और इस इंसिस्टेंस के ऊपर लगे थे कि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त ये कहा था कि हमने इत्तफाक राय से ये पास कर दिया। तो 9 महीने जो था वो एक पूरा बैनुल जमाती इत्तफाक राय जो था, उसमें उस कमेटी के अंदर जो 18वीं तरमीम, वो मेरे ख्याल में 26 रुकनी कमेटी थी, उसमें उस पार्टी की भी मेंबरशिप थी जिसकी सिर्फ एक सीट थी पार्लियामेंट के अंदर। तो वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि वो सबसे ज्यादा फेमस भी वही। और जी अगर इसके अंदर आपने जिक्र किया मौलाना फजल रहमान साहब का और पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी मुझसे किसी ने पूछा जी वो क्यों इतने आगे आगे होके आ रहे हैं, ये तो वो टाइम है जब वो हुकूमत को थोड़ा यूं करें। वहां मुझे एक बात नोटिस की मैंने कि पीपल्स पार्टी इसलिए आगे आगे आ रही है साइनी तरमीम में, कहते हैं तो हमारा काम है इस किस्म की तरमीमें लाना और इनको पास करवाना, और इनकी जो ड्राफ्टिंग है वो तो हमारी पार्टी करती है, आप तो नहीं करते, ना ही आप पास करवा सकते हैं। और मौलाना फजल रहमान की हद तक तो मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि मौलाना साहब की लॉन्ग गेम है क्या, बिकॉज उन्होंने मेजरली दो चीजें की हैं अपनी 8 वोट्स के लिए, कि एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी
का जो बेसिकली पेपर होता है एक, वो अब बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट में टेबल होकर डिस्कस होगा जी और सेकंड या 2028 तक जो सूद का एलिमेंट है बैंकिंग सिस्टम से वो निकाला जाएगा। लेकिन मौलाना साहब की जो बेस है उसको तो ये बहुत अच्छी लगी ये सारी चीज़ें, लेकिन मौलाना साहब खुद जो चीज़ चाहते थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, उसका कोई नामो निशान नहीं है। सो आई फियर कि यहाँ कोई लॉन्ग गेम उन्होंने खेली है। देखिए, मेरे ख्याल में ये बात सही है कि मौलाना साहब ने अल्टीमेटली किस चीज़ के ऊपर राजी, एक तो ये बात देखें कि पिछले 2 इलेक्शंस में मौलाना साहब की जमात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रही है, क्योंकि उनका वोट बैंक बेसिकली पिट गया और इस बार तो लगा कि वो वाइप आउट ही हो गया। तो एक तो जाहिर बात है मौलाना साहब कहते हैं कि धांधली हुई है। अगर हम कहते हैं कि जी अच्छा कुछ धांधली, हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कहते हैं कि सिर्फ बहस निकल के ये तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ धांधली हुई है, लेकिन देखिए 100% धांधली नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि जी मौलाना के खिलाफ जो वोट पड़ा वो सारा का सारा जाली था। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ठीक है, शायद मौलाना अगर वोट होता तो शायद मौलाना कुछ सीटें और निकाल जाते, लेकिन एक वेव जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आई और वो प्रो पीटीआई थी और उसने बहुत सारे जो थे वो लोगों को साइडलाइन कर दिया। अनलाइक पीटीआई 2 इलेक्शंस में, अनलाइक सॉरी केपीके 2 इलेक्शंस में केपीके में तो हिस्ट्री ये नहीं रही कि जी वो तो हर साल हर इलेक्शन में मूड चेंज होता है जी, वो हर इलेक्शन में जमात चेंज कर देते हैं। तो इस बार तो 2 इलेक्शंस में आपको, बल्कि 2 नहीं, आप समझें कि 2013 से 3 इलेक्शन, राइट। 2013 में मखलूत हुकूमत थी उनकी, लेकिन फिर 2018 के अंदर मेजोरिटी आ गई और कंफर्टेबल, और इस बार तो 2/3 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी है मेरे ख्याल में। तो अब ये बात मेरे ख्याल में ये कि मौलाना साहब को ये था कि जी उनको ये सेंस करते हैं कि जी अच्छा उनकी जो वोट बैंक है, जो उनकी बेस है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो हिल गई है और उसको मोटिवेट कैसे करना है। तो उसको लॉन्ग टर्म में इसी तरह ही है कि जी अच्छा हमारी चूंकि उनकी मजहबी सियासी जमात है तो वो एक मजहब के ऊपर के जाहिर बात है वो एलिमेंट जो है कि जी इस्लाम, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम का नफाज होना चाहिए और उसके मुताबिक उसके उसूलों के मुताबिक ही मईशत चलनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में उनकी लॉन्ग टर्म गेम यही है अगले 4 से 5 साल इलेक्शन तक के। वो मुझे सबको ये लग रहा था कि मौलाना साहब का देखिए मेन खर्चा था ये, जैसे अली कहता है कि जब आप सब अपना अपना मिठा डाल रहे थे तो मेरा भी डाल थे थोड़ा सा, तो वो तो हुआ नहीं। तो बट चलिए आगे जाके अब देखें ना, केपीके फॉर हिम मे बी इज एन ऑप्शन के जी नई जुडिशरी आएगी और मजीद इमरान खान को शायद दोबारा के साथ और लगाया जाए तो केपीके में कोई मसला आएगा तो मेरी शायद एंट्री बन जाएगी। दैट माइट बी द लॉन्ग गेम। देखिए, अब इमरान खान को भी दीवार से लगाने का ये मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा कि ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए पिछली भी जब हमने प्रोग्राम किया था 26वीं तरमीम के ऊपर तो हमने ये कहा था कि जी ये ऐसे मौके होते हैं जिसपे लोग जो है जो बातचीत आपस में नहीं कर रहे होते वो बातचीत करते हैं पीछे। तो पीछे खाने हमें पता चल गया कि खूब बातचीत हुई जिसमें जो पीटीआई जो थी वो तमाम कंसल्टेशन प्रोसेस में हिस्सा भी रही। उनको अल्टीमेटली जो उनके गौहर खान हैं उन्होंने कहा कि जी हमें आईनी तरमीम के किसी शिक के ऊपर एतराज़ भी नहीं है, और हमने उन्होंने फिर जो 3 नाम देने थे, जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस के थे, उन्होंने अपने प्रेफरेंस ऑर्डर भी जो था वो भी कमेटी को दे दिया। के बाद भी अगर खान साहब ने कहा कि वोट नहीं डालना तो वो बेसिकली सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे और आखिर में आके उन्होंने कहा कि जी हम वोटिंग नहीं करेंगे और अपनी ड्राफ्ट भी नहीं दिया, अपनी ड्राफ्ट भी नहीं दिया सच। लेकिन उनको सबसे बड़ी बात कि उनको किसी भी शिक के ऊपर एतराज नहीं था कि उन्होंने उनको एतराज, तो अब वो तो जाहिर बात है ये सब कुछ पीछे जो है वो कोई बातचीत चल रही होगी। और मेरे ख्याल में तो उसका जो है आज के दिन जो है हमें उसकी एक जो आउटकम है वो नज़र भी आ गया है कि जिस तरह जो बीवी हैं उनकी बेल हुई है और बुशरा बीबी की बेल हुई है और वो लग यही रहा है कि वो अदालत से रिहा हो जाएंगी। तो अगेन ये तो अगेन वो तो होगी, आई थिंक उनको रिहा होगी, उनको बेल तोशाखाना का सेकंड केस जो था उसमें उनकी बेल हुई और शी इज फ्री नाउ, तो वो बनी गला चलेगी। तो ये तो एक मतलब सरप्राइजिंग भी था बहुत कि जी एकदम से जो हमें लग रहा था जी मकसद तो ये करने का है कि इनको और टाइट करना है, लेकिन उनको बेल मिल गई। तो चले ये उस लिहाज से मुस्बत ही चीज़ है कि वैसे भी 9 महीने के बाद उनको बेल मिल रही, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट जरा आते हैं इस चीज़ के ऊपर अब कि ये तो चले पीटीआई का भी मौक़िफ़ आ गया, पीपल्स पार्टी का, जेयूआई का। अब अदालत जो है, अब जो उसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अपनी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेरा मुराद है कि उसकी जो बनावट है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, नंबर 1। नंबर 2 आप ये देखें कि कल परसों की खबर थी कि किसी तनख्वाहों के ऊपर कोई केस था और मंसूर अली शाह साहब एक और जज थे और आयशा मलिक जो है वो सुन रही थी। तो उन्होंने उस केस को सुन के कहा कि वकील का था कि जी ये तो एक आईनी हक है हर शहरी का कि तनख्वाह मिले। इस किस्म में थोड़ा मे बी माय डेटा इज अ बिट ऑफ, बट इसी किस्म की बात थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले जाओ ना, वहाँ ले जाओ।
तो अब क्या आपके नजदीक यही होता रहेगा कि जो केस आएगा उसको एक आईनी शक्ल, आईनी रूप देके उसको वहां भेज दिया जाएगा? अच्छा, फिर ये भी बात हमें करनी पड़ेगी कि आईनी बेंच की जो अपनी बनावट है उसमें भी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है कि जी एक ही बेंच बनेगा, हर केस का अपना बेंच बनेगा, जो बना रहे हैं उसमें कितने लोग होंगे, फिर जज भी बैठेंगे उसके अंदर। तो इसको जरा हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, अब इसमें तरमीम जो आई है वो तो बहुत कंफ्यूजिंग है कुछ। हाँ, एक तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है। बेंचेस है। तो वो एक से, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा बेंच हाँ। बन सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर बेंच की टर्म नहीं डिफाइन हुई हुई। ये नहीं है कि जो को बेंच बनेगा तो वो 3 साल तक के लिए काम करेगा। वो बेंच की टर्म जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है हाँ। वो डिटरमिन करेगा। तो उसके अंदर जो है, जो अब उसकी भी जो साख्त है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी उसमें भी चेंज लाई गई है। लेकिन अब फिर एक तो हमारे पास बात आएगी कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेंच बनाएगा। वो बेंच, अच्छा उसमें बेंच है कि उस बेंच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए तमाम प्रोविंसेस से। तो आप अब जो हमारे पास तो उसमें ये बेंच होता है, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 17 जजेस की है। ठीक है, तो इसमें अब बेंच जो है वो या तो 4 जजेस का बेंच बन सकता है, या 8 का बन सकता है, या 16 का बन सकता है। इससे ज्यादा का, इसके अलावा कोई साख्त होना। अच्छा, उसके अंदर एक और भी है कि जी, अच्छा वो इन्होंने ये भी डिफाइन कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, वो किस किस किस्म के केसेस सुनेगा। तो वो उन्होंने बता दिया आर्टिकल 184 185 का क्लॉज 3 के अंदर जो आर्टिकल्स है, और आर्टिकल 186 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, इससे जो रिलेटेड केसेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जुरिस्डिक्शन होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगी जिसमें 4 जजेस होंगे कम अज कम। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, सॉरी 4 जजेस नहीं होगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी तमाम। उसके बाद वो जो जजेस हैं, वो उसमें ये कहा गया है कि वो जजेस जो हैं उसमें उस बेंच का जो चीफ है, ठीक है, जो हेड है, जो सीनियर मोस्ट जज है, वो और 2 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस जो मिलके वो ऐसे बेंचेस की तश्कील देंगे जो कि इन तमाम आर्टिकल से रिलेटेड केसेस जो है वो सुन सकेगा। अच्छा, इसमें एक और बात भी ये है कि जी, अच्छा अब ये है कि जी, अच्छा, और उसमें कहा गया है कि जी ये कमेटी जो है 3 मेंबरान की जो कमेटी जो ये बेंच तश्कील देगी, उसके मेंबरान 5 होने चाहिए। तो कुछ कंफ्यूजन है कि जी, अच्छा अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो 4 मेंबरान का होगा, 8 का होगा, या 16 का होगा, या 5 का होगा। ये जो है ना, ये पहला मसला है। ये पहला मसला है। तो अब वो क्या कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, हम तो कानूनदान नहीं है, हम तो लॉयर्स नहीं है, तो हमें तो ये वैसी बातें बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन बहुत सारे लॉयर्स को ये बातें कंफ्यूजिंग लगती हैं, जिनसे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। वो ये कहते हैं कि जी, अच्छा हमें भी नहीं समझ में आ रही कि हाँ ये क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब मैं ये देखिए ये बात सोच रहा था कि नॉर्मली जब ये होता है कि जी, अच्छा अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन जो है वो जो या केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनना है, कि आया कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर करेगा, कहेगा जी पिटिशन जो है वो आर्टिकल 184 या 185(3) या 186 के अंदर फॉल करती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। तो आमतौर पे तो अभी तक जो प्रैक्टिस है वो ऐसे होता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन केसेस जो हैं वो जब पिटिशन जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की जाती हैं, तो वो स्क्रूटनाइज होती हैं, और वो रजिस्ट्रार ऑफिस करता है। और रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो डिटरमिन करता है कि आया ये जो है ये फलाने जो बेसिकली पिटिशन में प्ली ली गई है या केस बनाया गया है, वो आया इन आर्टिकल्स के अंदर पूरा भी उतरता है कि नहीं उतरता, वो किस नौइयत का है। वो फिर एतराज़ात लगा के अगर उनको ऑब्जेक्शन में रखती हैं तो रजिस्ट्रार एक्ट्स एज अ गेटकीपर। तो अब इस अमेंडमेंट आने के बाद मेरे ख्याल में जो गेटकीपर का ऑफिस है ना, वो जरा एक डिफरेंट किस्म की इंपॉर्टेंस इख्तियार कर लेगा, क्योंकि गेट कीपर, वो रजिस्ट्रार का ऑफिस जो है वो देखें वो फॉल करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ के अंडर, वो चीफ जस्टिस के अंडर फॉल करेगा, बजाय इसके कि जी, अच्छा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के चीफ के अंडर फॉल करे। तो वहां पे जो है क्या कहते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में जो है ना, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है सुप्रीम कोर्ट की वो चेंज होगी, उसके ऊपर एक इफेक्ट आएगा। तो ये भी हो सकता है कहने में, मतलब मेरे ख्याल में कोई है कि ये भी हो सकता है कि जी फिर शायद पार्लियामेंट को कानून साजी करनी पड़े, रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के अंदर, या किसी और जो भी और रूल्स देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार, शायद उसके अंदर भी कोई रद्द बदल करे। हाँ, एक तो देखिए रजिस्ट्रार का एक तो रोल बहुत अहम हो गया कि अब देखें ना, कोई भी राज चलता शख्स जो है, ये सिर्फ उन्होंने सियासी पार्टियों के लिए तो नहीं आईनी बेंच बनाया ना कि इनके मसले हल होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में रौनकें लगी हुई थी हमेशा, तो वो सियासी पार्टियों के लिए होती है ना कि आईनी केस। कोई राह चलता शख्स जो है, जिसकी जो एक अवाम का हिस्सा है, अगर उसको लगेगा यार आइन के अंदर जो मेरी राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है,
तो मसलन किसी का पर्चा नहीं कटा, फर्ज करें भाई पर्चा कटना मेरा एक आईनी हक है, तो क्या होगा कि रजिस्ट्रार साहब पढ़ेंगे उसको और वो अपने मतलब जमीर को साइड पे रखते हुए कहेंगे कि यार ये तो आईनी है ही नहीं, हाँ, ये तो एक पुलिस प्रोसीजर का मसला है। हाँ, तो पुलिस प्रोसीजर भी तो आइन का हिस्सा है। सो मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारा कुछ करके एक हद तक इन्होंने उस तैनाती और एज वाली चीज जो है, एज पे आते हैं अभी, उसको तो ठीक किया उन्होंने कि हुकूमती मैंडेट थोड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली चीज में मेरे ख्याल में आके इवेंचुअली ये खुद ही ना फंस जाए, क्योंकि कल को अब ये तो हमने देखा है कि जो हुकूमत अभी फिट जा रही होती है, सब कुछ ठीक हो रहा होता है, मजे आ रहे होते हैं, आप कुछ साल बाद देखते हैं कि यार अब हवा बदल गई है, हवा घूम रही थी, अब हवा इस तरफ चल पड़ी है, तो आपको और आने लगा है। हाँ, तो उन्होंने भी आना है इसके अंदर, फिर वो इसको वो भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट तो मैं नहीं कहूंगा उन्होंने किया है, बट जो ड्राफ्ट हमारे सामने आई है वो इतनी वेल थॉट आउट नहीं है, और मेरे ख्याल में इसके लिए कल कला को कुछ एक साल बाद, 6 महीने 8 महीने बाद कहेंगे 27वीं भी लेकर आओ तरमीम, क्योंकि उसके अंदर 26वीं में क्लैरिटी नहीं आ रही। हाँ, मेरे ख्याल में शायद 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी, जो ये 26वीं तरमीम के अंदर सारे जो हैं वो पता ही चले। लेकिन दूसरी बात ये कि देखें, पाकिस्तान की जो तारीख रही है ना, उसमें पक्की नौकरी वाले जो होते हैं ना, वो आमतौर पे किसी के नहीं होते। हाँ जी। तो वो जो है ना, वो उनके अंदर जो है वो कोई ना कोई हम ये अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि जी हुकूमत ने ये काम किया क्योंकि बस अदलिया को जरा थोड़ा सा काबू भी कर ले। ये तो हमने बात की है कि जी तारीख एक रही है जिसकी वजह से जो है वो पॉलिटिशियंस से फील करते हैं कि कुछ ना कुछ ठीक होना चाहिए, कोर्स करेक्शन होनी चाहिए। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया जो है वो हम ये कहते हैं कि किसी के काबू में आ जाएंगे। ये बहुत सारे लोग जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी नहीं, अगला चीफ जस्टिस जो है वो लॉबिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो शायद सब कुछ हो जाए, लेकिन ये कहना कि जी अच्छा जो चीफ जस्टिस आएगा वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो चीफ है वो शायद इंडिपेंडेंटली नहीं सोचेगा, या वो सिर्फ हुकूमत के हक में फैसले देगा, ये मेरे ख्याल में बहुत सारी प्री मेच्योर डिबेट्स हैं। ये क्या कहते हैं, ये इस तरह से हमारे पास ये थोड़ा सा ये कि जी अच्छा ये ए हिस्टोरिकल भी है कि हमारे पास एक तारीख रही है कि जी अच्छा ठीक है, जजेस जो हैं वो किसी ना किसी टाइम के ऊपर कभी जैसे भी मर्जी हालात रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं, जैसे उनकी अपनी इंस्टीट्यूशन की पावर जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी, जिस और अपनी स्पेस, अपने आप को असर्ट करने की स्पेस जो है वो ज़्यादा मिले। लॉयर्स मूवमेंट तो एक मूवमेंट थी, उससे पहले आपको याद होगा कि मिड 90s के अंदर भी जो जस्टिस सजाद अली शाह थे वो बेनज़ीर भुट्टो के अपने हाथ से लगाए हुए चीफ जस्टिस है, जूनियर चीफ जस्टिस है, वो सीनियर मोस्ट नहीं थे जिनको लगाया था, लेकिन उनका भी एक जो क्लैश जो था वो डेवलप हो गया था बेनज़ीर भुट्टो के साथ, और फिर जजेस ने मिलकर जो था वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की थी, और फिर उसका एक काउंटर मूव आई थी नवाज शरीफ के दौर के अंदर। तो ये नहीं है कि जी अच्छा ये क्लैशेस जो हैं या ये जो है ये इस तरह की अमेंडमेंट आने से जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे या डिसअपियर हो जाएंगे। ये हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए ये ना हो, लेकिन ये किसी ना किसी फॉर्म में दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि जो उनकी असल मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से शायद ये होते हैं वो नहीं ख़त्म हुए। और देखें आप रिसेंट पास्ट में जाएं तो जो अब जैसे जस्टिस अफरीदी को अब चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दिया है, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया है, उनको भी सुना है कि मुबारकबादें भी मिलना शुरू कर दी हैं उनको, शायद उन्होंने मोर लेस एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो कुछ लोग थे वो कह रहे थे नहीं जी कमराडरी बड़ी होती है कि ये आपस में ना जज, ब्रदर जज और फेलो जज और सिस्टर जज जो होते हैं वो आपस में बड़ा ख्याल करते हैं, कोई ख्याल नहीं करता। अब मेरे ख्याल में रिसेंटली आपने देख लिया कोई अब टेंशन नहीं लेता है इतनी ज्यादा। ये हमने काजी भाई ईसा के दौर में भी देखा है, हमने साकिब निसार के बंडाल साहब के दौर में भी देखा है कि जज जो है वो आपस में भी उनकी लॉबीज बन गई है, मतलब एक बाबर आजम वाला कैंप है, शाहीन वाला कैंप है, इसी तरह चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जो आखिर में बात करते हैं वो ये कि शुक्र है मुद्दत मुलाजमत वाली जो मसला था सारा एज का, जो 68 तक लेके जा रहे थे, वो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उसको काबू किया कि जी 65 ही रहेगी बट 3 साल होगा। अब इसमें एक अच्छी बात भी है कि चले 3 साल इज अ रीजनेबल टाइम फॉर अ पर्सन टू बी ऑन सच ए हाई पोजीशन, लेकिन उसका एक इशू भी है और वो अफरीदी साहब के साथ ही है कि अफरीदी साहब की 5.25 साल टोटल उनकी अभी रहती थी सर्विस जो है टू द कोर्ट। अब लेकिन मसला ये है कि उनको अगर चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो 3 साल बाद ही हैज टू रिटायर फ्रॉम द बेंच। बिल्कुल। तो उनका को मतलब 1.25 साल या जो जितने भी बनते हैं रह जाते हैं साल, मतलब वो उनके जाया हो जाते हैं, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्ट। तो अब क्या वो ये वेन नहीं करेगा बंदा जो भी अब चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट होगा, वो तो ये देखेगा यार कि मेरी एज ये कितना रेलेवेंट चीज होगी कि मतलब बिल्कुल मैं अगर 62 ईयर ओल्ड बंदा हूं तो फिर 3 साल भी मिलेंगे और रिटायर भी हो जाऊंगा। अगर कोई 60 साल के ऊपर फर्ज करे सिलेक्ट हो गए और वो 63 पे रिटायर होना पड़ेगा उसको,
तो उसके 2 साल रह जाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 63 के बाद रिटायरमेंट है, ये नहीं है कि 3 साल के बाद हर सूरत में रिटायरमेंट है। आप जज नहीं रह सकते लेकिन उसके बाद, मुझे ये समझ आई एटलीस्ट बात। अगर अरे, इसमें भी हाँ, एम्बिग्युइटी तो है थोड़ी सी। एम्बिग्यूटी है थोड़ी सी। मेरा ख्याल है कि जी अच्छा जो मुद्दत मुलाजमत है उसको लिमिट कर दिया गया कि 3 साल तक आप चीफ जस्टिस रह सकेंगे, तो एक तरह से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी है। हाँ। फिर दूसरा ये है कि जी अच्छा अब कोई 20 दिन के लिए चीफ जस्टिस नहीं बनकर आएगा। Exactly. जो 3 साल के लिए आएंगे, अगर वो 65 से कम है तो वो 3 साल तक के लिए आ हाँ। सकते हैं। अब 60 अगर कोई फर्ज करें किसी को 64 साल की उम्र में चीफ हाँ। जस्टिस लगाना, तो ये भी सवाल तो है कि वो वो लगा साल के सकते हैं कि लिए। नहीं वो हाँ। साल के लिए आएंगे या अगले वो 37 साल। हाँ। तो ये मेरे ख्याल में थोड़े से है। एक और जो असल में एक तो बात जो होगी ना, देखिए जो ब्रदर जजेस के हैं, जो एक हमें जो नजर आएगा ना वो ये कि जी अच्छा जो अलाइनमेंट कैसी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक तो सबने मुबारकबादें दे दी हैं, दूसरी बात ये कि एक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बार्स की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, तो सिंध बार ने तो कह दिया कि जी अच्छा Okay है, मुबारकबाद। तो मुफती साहब। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी कह दिया कि जी ओके है। लाहौर बार से और कराची की बार से जो है वो आया कि नहीं जी हम इसको कंडेम करते हैं। कराची की बार ने तो मेरे ख्याल में कंडेमनेशन की प्रेस रिलीज भी जारी की है। देखिए मेरे ख्याल में जो कोर्ट के अंदर की अलाइनमेंट है ना, वो पहली दफा उसका हमें जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा और वो बेंच जो होगा वो मेरे ख्याल में सुनेगा सबसे पहली जो आईनी केस जो वो सुनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल केस, वो होगा इस अमेंडमेंट के खिलाफ ही। ये अमेंडमेंट चैलेंज हो जानी है हर सूरत में। पीटीआई करेगी हाँ, probably। पीटीआई पहले करेगी। वो शायद उनकी आज खबर भी आ रही थी कि वो उन्होंने कर दिया। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना कि जी ये पहले हर सूरत में चैलेंज हो जाएगी। इसके अंदर कराची बार जो है वो पहले से ही कहती आ रही है, तो वो भी उसके अंदर क्या कहते हैं पार्टी बनेंगे। शायद लाहौर बार का एक फैक्शन जो है वो भी एक पार्टी बन जाए उसके अंदर। Which is very ironic कि जिस तरमीम के तहत ये बेंच बना वो तरमीम ही चैलेंज हो रही है वो इसी बेंच तरमीम, हाँ वो तरमीम ही चैलेंज हो रही है। दूसरी बात ये कि जी अच्छा वो ये जो है ना ये कि जी हम जो प्रोटेस्ट पे जाएंगे वो उसके ऊपर बार डिवाइडेड है, क्योंकि बार जो है वो जाहिर बात है कि वो कोई इंडिपेंडेंट तो एग्जिस्ट नहीं करती ना ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दैट एग्जिस्ट। उनके अपने भी ग्रुप्स हैं इसके अंदर, Very politicized, हाँ वो वेरी पोलिटिसाइज। तो वो एक बार के अंदर भी, बार के सेक्शंस के अंदर जो है, जो जाहिर बात है जो पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं, जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो ये बाहर उनके उन ग्रुप्स के अंदर भी ये बड़े अच्छे से चल रहा है कि यार जो हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख रही है लॉयड्स मूवमेंट के बाद से, उन्होंने किस किस्म की जजमेंट दी है, इससे किसी को फायदा नहीं होता, ना मुल्क को फायदा हो रहा है ना सियासत को फायदा हो रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल में अब इस पॉइंट पे ये होगा कि जी जो पार्टी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी ना कि जी कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है, वो पीटीआई। पीटीआई की फुल कोशिश होगी कि जी अच्छा कराची बार जो है वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करे और लाहौर बार के, क्योंकि इनको जो है फिर एक कवर मिल जाएगा कि जी अच्छा वो इस मूवमेंट के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी। अभी तो ये है ना कि जी अच्छा पार्टी एक तो डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो पार्टी समझ में नहीं आता कि खान साहब है नहीं, और वैसे पार्टी का स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट नहीं करता उस तरीके से कि पार्टी कोई ऑर्गेनाइज हो, मशीनरी की तरह हो कि जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइज होकर वो बाहर निकले प्रोटेस्ट करे। तो उनको एक कवर मिल जाएगा कि जो वो इन्होंने अभी इसकी मिसाल यह मिलती है कि स्टूडेंट वाले प्रोटेस्ट जो चल रहे थे उन्होंने करने की थोड़ी सी कोशिश की, पिगी बैक करने की कोशिश की, बैक करने की कोशिश की। तो वो क्या कहते हैं, तो वो ये पंजाब के अंदर, अगर ये पंजाब और कराची के अंदर हो, हालांकि प्रोटेस्ट तो पाकिस्तान में और भी बहुत हो रहे हैं, वहां पे आपके फाटा के पुराने फाटा के अंदर हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर, और वहां पे नहीं वो करने की कोशिश करते। वो इंटरेस्टेड है पंजाब के अंदर और कराची के अंदर कोई मूवमेंट स्टार्ट हो तो उसको पिगी बैक करें, तो वो या फ्री राइड करें उसको। तो वो चाहेंगे कि जी अच्छा उनको कोई कवर मिल जाएगा, उनके लोगों को बाहर आने का मौका मिल जाएगा, और थोड़ी सी जो है वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर होगा। मेरे ख्याल में ये उनकी ख्वाहिश होगी, लेकिन ये शायद जो है ना ये मुश्किल है। ठीक है, बाज की तरफ से रिएक्शन आएगा, कुछ प्रोटेस्ट भी होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़े लेवल, ये उस तरह की मूवमेंट की तरफ जाएंगे जो कि हमने 2008 के अंदर देखी थी। और दूसरी बात ये कि ये बात इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हुकूमत का इनिशियल रिएक्शन टू एनी सच मूवमेंट क्या आता है। अगर हुकूमत इसको बहुत वायलेंटली सप्रेस करने की कोशिश करती है तो शायद जो है वो मामलात हाथ से निकल जाएं, लेकिन अगर हुकूमत थोड़ा सा देख के चलती है तो इसको संभाल लेगी तो शायद ये जिस तरह पहले पीटीआई को मतलब प्रोटेस्ट के अंदर ट्रीट किया जा रहा है, अगर वुकला साथ होंगे और कोई मूवमेंट चलेगी तो देन दे हैव टू बी केयरफुल। डेफिनेटली। हाँ अच्छा सर, ये बात जो अभी हमने छेड़ी है कि पीटीआई जो है वो शायद पिगी बैक करना चाहे या किसी और मूवमेंट जो वो तपे हुए हैं उनको यूज करना चाहिए अपने प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन वो तपे हुए क्यों हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक आप ही मुझे बता रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट की तैनाती तक मसला है नहीं, ये हाई कोर्ट्स में भी जो जजेस लगने होते हैं वहां तक भी इसके इफेक्ट्स आते हैं। तो ये तो देखे ना, मेरे नज़दीक एक जो सीनियर जज है उसका तो बड़ा एक ये कंट्रोल फैक्टर होता था कि यार कि मैंने अपने हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं वो मैंने ही लगाने और फिर उन्हीं को एलिवेट भी मैंने करना है। तो वो सारा कुछ जब एक हुकूमती मैंडेट इसेंशियली बन जाता है
तो इससे जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स ही इफेक्टिवली असेंड करते हैं टुवर्ड्स हाई कोर्ट जजशिप इवेंचुअली, जो अच्छे प्रोमिनेंट लॉयर्स होते हैं। तो ये सारा कुछ हुकूमत के पास चलेगा तो बार काउंसिल्स भी इसके ऊपर नाराज हो सकती हैं। जी, जो मेरे ख्याल में जो देखें, जो इम्पोर्टेंट बार काउंसिल्स हैं पाकिस्तान में, वो कराची की है, लाहौर की है, पिंडी कर लें टू सम एक्सटेंट, मुल्तान कर लें, ये बड़ी बड़ी बार काउंसिल्स में हैं, लेकिन प्रोमिनेंट जो है हमें वो कराची और लाहौर ही की बार काउंसिल्स हैं। और ये इनके ऊपर जो है इल्ज़ामात जो लगते हैं वो यही जजेस के ऊपर के, एक जो बात की जाती है कि ये फिर अपने जो जो जजेस आते हैं वो बड़े बड़े लॉ चेम्बर से आते हैं, फिर वो अपने जो लॉ चेम्बर्स के ही जो लॉयर हैं, सीनियर लॉयर्स, उन्हीं को ये आगे करते हैं। तो एक जो इंटरेस्ट वो डेवलप हुआ है अभी करंटली इदारे के अंदर, वो ये कि जी अपने ही लोगों को आगे सिस्टम बना हुआ है। हाँ, मतलब ये कि मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि जी बिल्कुल ये नहीं हो रहा कि जी अपने ही चेम्बर के, लेकिन अपने हम ख्याल चेम्बर के जो लोग हैं उन्हीं को ही आगे किया जाता है। तो जाहिर बात है कि जो अब बड़े बड़े अब तो जजेस की जो उनको पर्क्स मिलते हैं, जो उनको मराहत मिलती हैं और जो उनकी तनख्वाहें हैं, वो अब पुराने ज़माने वालों नहीं रह गई। अब तो वो बहुत ही वेल पेड जॉब्स हैं, बहुत मराहत बेतहाशा हैं, तो वो एक बहुत लुक्रेटिव जॉब है। और फिर जो जाहिर बात है उसके साथ एक पावर आती है, एक प्रेस्टीज आती है कि आप जब एक इम्पॉर्टेंट ओहदे पे फायज होते हैं, हाई कोर्ट पे जाते हैं, तो जाहिर बात है एक ऑटोमेटिक चांस बनता है कि आप अभी तक तो ये था कि जी एक ऑटोमेटिक चांस बनता था कि सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर आप चीफ जस्टिस भी बन सकेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वहां पे भी चीफ जस्टिस। तो जाहिर बात है कि वो सारा निज़ाम जो है ना इस 26वीं तरमीम ने धर्म भरम कर दिया। और अब ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि रिकम्पोज होगी है, रिकन्फिगर होगी है, उसके तहत लगेंगे, बल्कि हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं वो लगेंगे। और सिर्फ ये नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेस लगाए जाएंगे इस एक नई सुप्रीम जुडिशल कमीशन के तहत, ये सॉरी जुडिशल कमीशन का पाकिस्तान, नॉट सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं ये सिर्फ लगाएगा, बल्कि अब जजेस जो हैं, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, उनकी बाकायदा से इवैल्यूएशन भी होगी कि उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा कि जी अच्छा वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो उसमें तरीका ये रखा गया है कि जी वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको इवैल्यूएट करेगा। अगर वो ये पाता है कि जी अच्छा जज की परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसको एक मौका दिया जाएगा, एक अरसा दिया जाएगा जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक करे। अगर वो उसके बाद भी ठीक नहीं कर पाता तो उसका केस जो है वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफर होगा। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ पहले नहीं थी। ये इस तरीके से कि जी अच्छा एक जो हमारी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है रिकन्फिगर्ड, उसके अंदर अब जाहिर बात है पार्लियामेंट के भी लोगों की पार्टिसिपेशन भी है, तो उसमें ऑपोजिशन और मेरे ख्याल में ऑपोजिशन और हुकूमत है, हुकूमत है, माइनॉरिटीज हैं, विमेन्स हैं, तो एजी है, बड़ी एक वास्ट किस्म की बिल्कुल। तो एक वो अब उसका दायराकार जो है ना, जाहिर बात है उसकी साख्त बदली है, तो उसके अंदर और भी लोग आ गए। तो ये पहले नहीं था ना कि जी अच्छा जजेस जो थे वो किसी ना किसी हवाले से बिल्कुल भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। बार बार एक लोग कहते थे कि जी जिस तरह की जजमेंट्स आती हैं या जितनी नहीं आती हैं या जितनी तवालत का शिकार रहते हैं केसेस, कई साल लग जाते हैं जो है वो सुनते नहीं हैं, और क्या कहते हैं जजेस जो हैं वो फैसले भी फिर जो है वो समझ में नहीं आता कि किस कानून और किस आइन को फॉलो करके दिए जाते हैं। तो ये तो वो अब एक जाहिर बात है कि अब उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करा दिया है, कि पार्लियामेंट को मौका मिला तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा दिया है कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगेन पहले तो हमें जो सिस्टम पता है कि हाई कोर्ट का अगर जज किसी ने बनना है तो उसकी वेटिंग जो है वो बड़ी उस तरह से होती थी कि सबसे पहले एक सीनियर जजेस का आपका एक दोस्ती यारी हो, कोई सिस्टम हो, तो आप नॉमिनेट होते हैं। फिर आप शायद एक साल डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर जाते हैं और आप वो उनकी असेसमेंट होती है, फिर आपकी इंटेलिजेंसी क्लियरेंस होती है और बड़े लवाजमात होते हैं। लेकिन उस सारे दौरानिए में आपका एक कुछ सीनियर जज ऐसा होता है जिसकी उस वक्त तक आप फेवरेट होते हैं और वो फेवर ही कर रहा होता है आपको। तो अब वो सीनियर जजेस के लिए भी एक ही है ना कि मसला कि यार वो तो हम छोटों को जरा हम काबू भी रखते थे थोड़ा सा इस चीज के लिए, तो अब तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई रोल ही नहीं रहा उसके अंदर। बिल्कुल। और देखिए आई थिंक कि ये एक लिहाज से अगर आप देखा जाए, अगर आप शायद हमारे देखने वाले ना चाहते हो कि हम हुकूमत की साइड लें, लेकिन अगर आप ये देखें, अगर हुकूमत के नजरिए से बात सोचें, तो एक लिहाज से अगर आप ये देखें इस 26th अमेंडमेंट का जो एक पॉजिटिव आउटकम है वो ये कि जी ये जो है ना एक लिहाज से जुडिशल
इंडिपेंडेंस को एक थोड़ा सा सिक्योर भी बनाता है। Yes. क्योंकि अगर हाई कोर्ट का जज जो है वो जो उसको पता है कि जी अच्छा ठीक है वो परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स क्या होंगे, अब ये अभाव मौजूद है कि परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स क्या होंगे, कि जी अच्छा परफॉर्मेंस ये होगी कि सिर्फ हुकूमती फैसले दिए जाएं, या परफॉर्मेंस ये होगी कि जी आप केसेस को कितनी जल्दी निपटा लेते हैं वगैरह वगैरह, या फैसले जो हैं वो कोई दूरदर्श फैसले हैं, कोई देर पा किस्म के फैसले हैं। मतलब ये कि हाई कोर्ट का फैसला जज आता है तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अपीलेट कोर्ट है, तो वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो आया उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है, तो ये पता चलता है कि जी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो उसकी जो रीडिंग ऑफ द लॉ थी और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ थी उससे सुप्रीम कोर्ट एग्री करती है, कि हाईएस्ट कोर्ट ने भी उससे एग्री कर दिया। तो जाहिर बात है ऐसी चीजें जो हैं वो जज के फेवर में जा सकती हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक कंस्ट्रेंट ये आ जाएगा कि जी जजेस के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर होगा कि जी अच्छा आया जो लॉ ऑफ द लैंड है वो उसको फॉलो करके, या जो कानून बन गया है या जो आइन है उसके मुताबिक फैसले किए जाए, बजाय इसके कि जी कोई बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म की जुरिस्डिक्शन अस्यूम की जाए, जिसमें वो ये समझते हैं कि जी अच्छा नहीं, ये चूंकि हमारा ख्याल है कि जी ये हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है तो हमने इसके ऊपर हमने फैसला सादर करना है। मेरे ख्याल में इस किस्म के रुझानात को जो है ना हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में शायद हमें कमी देखने का हम सामना करें। बिल्कुल, चलिए देखते हैं अब ये मतलब इट्स ऑल फ्रेश। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको मजीद डिसाइफर करें, लेकिन जब किसी वकील को फोन करो वो कहे यार मैंने भी नहीं समझ लग रही कि हो रहा है तो फिर हम क्या करें। बहरहाल मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।